नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर ताजा अपडेट, देश और दुनिया के आंकड़े क्या कहते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। साथ ही बात करेंगे विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ ही बड़ी खबरें हैं, इरफान खान अभिनेता, उनका आज निधन हो गया है तो उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी मैं आपको दूंगी। और थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, आज थोड़ा फ्रेम को मैंने सेट करने की कोशिश की है इसलिए मुझे इतना वक्त लगा। शुरुआत हम करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी और ताजा जानकारी। हालांकि उसको मैंने बुलेटिन में नहीं लिया है, लेकिन वो मैं आपको अभी दे देती हूँ। वो ये कि लगातार हम देख रहे थे कि मजदूरों का संकट बना हुआ था। सूरत में मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया था, आज तेलंगाना में भी मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, प्रोटेस्ट किया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों से जुड़ी लगातार खबरें आ रही थी। जिसके बाद अभी जो ताजा ताजा अपडेट आया है वो ये कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये आज ये कहें कि एक ऐलान कर दिया गया है या एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि देश में अब अगर किसी भी हिस्से में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो वो दूसरे राज्य जा सकता है, दूसरे राज्य ट्रैवल कर सकता है। उसमें मजदूर हैं, पिलग्रिम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अब मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा और बसों के द्वारा जो भी फंसे हुए लोग हैं, अगर कोई इंसान अपने राज्य से बाहर फंसा हुआ है तो वो वापस अपने राज्य लौट सकता है। उसके लिए सरकार सुनिश्चित करेगी कि बसों का इंतजाम हो और उन्हें वापस उनके गृह राज्य पहुंचाया जाए। तो ये आज एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट है कि मजदूरों के संकट को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि गृह मंत्रालय ने आज जो जारी की है प्रेस रिलीज, उसमें साफ कहा गया है कि देश के जो फंसे हुए मजदूर हैं, पिलग्रिम्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें अब वापस अपने गृह राज्य भेजा जा सकेगा। इसके लिए बसों का इंतजाम किया जाएगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करेंगे तो इस दौरान उनका पूरा चेकअप भी किया जाएगा, पूरी जांच की जाएगी, उनका टेस्ट किया जाएगा बाकायदा। और जब वो पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर तो वहां पर भी एक बार फिर उनकी टेस्टिंग होगी। तो लगातार मजदूरों पर जो अपडेट आता रहता है, लगातार मैं आपको बताती रहती हूँ, चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, मजदूर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार मांग उठा रहे थे कि उन्हें वापस उनके गृह राज्य भेजा जाए और इसके लिए साधन का इंतजाम किया जाए, बसों का इंतजाम किया जाए। तो आज केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला अभी तुरंत अपडेट सामने आया है। तो आज गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है और मुझे लगता है कि अब शायद बिहार सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बैठक हुई थी तब ये कहा था कि जब गृह मंत्रालय लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस जारी करेगा या गाइडलाइंस में संशोधन करेगा तभी हम दूसरे राज्यों में फंसे जो मजदूर और स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको बिहार लाएंगे, वरना कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार को भी इस दिशा में एक कदम उठाना होगा, क्योंकि आज गृह मंत्रालय ने इसे लेकर प्रेस रिलीज जारी कर दिया है कि दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छात्र हो या पिलग्रिम्स हो, वो वापस अपने गृह राज्य जा सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेगी और उनके आने जाने की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, ये मैंने आपको बड़ा अपडेट दे दिया है। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये खबर अभी ताजा ताजा आई थी तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं ले पाई, लेकिन शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे। और बड़ी खबर ये है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी अपना नाम कमा चुके अभिनेता इरफान खान का आज निधन हो गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, उस पर आज बात करेंगे। अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में खास अभिनेताओं में जगह बनाने वाले एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनके अचानक यूं चले जाने से बॉलीवुड और फैंस सदमे में हैं। आज वो दुनिया को अलविदा कह गए और देश गमगीन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बॉलीवुड और फिल्म जगत, खेल जगत के सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली और मंगलवार को उन्हें कॉलन इन्फेक्शन की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे समय तक वो ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे। लंदन में अपना इलाज करवाकर वो पिछले दिनों ही भारत लौटे थे। उनकी मां का निधन अभी 3 दिन पहले ही राजस्थान में हुआ था, टोंक जिले में।
और वो उसमें भी शामिल नहीं हो पाए थे लॉकडाउन के चलते। और खबरों में आया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इरफान ने एक शिरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से राजस्थान नहीं जा पाए थे उनके मां के निधन के बाद। साल 2018 में इरफान खान को ये पता चला था कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है और वो इस बीमारी से पीड़ित हैं। अपने इलाज के चलते वो बॉलीवुड से काफी लंबे समय तक दूर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की और अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग भी की, जो इस साल 13 मार्च को रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि सन 1966 में जयपुर में इरफान खान का जन्म हुआ था, लेकिन उनका बचपन अगर देखा जाए मोस्टली तो वो राजस्थान के टोंक जिले में ही गुजरा है। बड़े पर्दे पर आने से पहले टीवी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। छोटे पर्दे पर बतौर एक्टर सीरियल भारत एक खोज से उन्होंने अपना डेब्यू किया था, लेकिन असली पहचान जो है वो उन्हें एक सीरियल मिली थी श्रीकांत, उसकी बदौलत उनकी असली पहचान सामने आई थी। दूरदर्शन पर जय हनुमान एक सीरियल आता था जिसमें उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का किरदार निभाया था। चंद्रकांता और चाणक्य में भी उन्होंने काम किया था। तो बड़े पर्दे पर आने से पहले छोटे पर्दे पर भी उन्होंने काफी नाम कमाया और काफी मेहनत की। बॉलीवुड में उन्होंने मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से अपने करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में उन्होंने मकबूल, हैदर, करीब करीब सिंगल, जज्बा, सात खून माफ, लाइफ इन अ मेट्रो, हिंदी मीडियम, पीकू, द लंच बॉक्स और इसके साथ ही तलवार, कारवां, इन सब फिल्मों में अभिनय किया है। 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। 2012 में उन्हें पान सिंह तोमर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। उन्हें अब तक 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। एक और जहां हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, तो वहीं हॉलीवुड में भी उन्होंने कई फिल्में की। इसमें कुछ खास फिल्में हैं, लाइफ ऑफ द पाई, द नेमसेक, द स्लमडॉग मिलियनियर, द माइटी हार्ट, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यानी जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इरफान खान अभिनय के अलावा एक और चीज के बड़े शौकीन थे, लेकिन उस तरफ या कहें कि उस तरफ वो नहीं जा पाए, और वो था क्रिकेट में। क्रिकेट में इरफान खान को बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत गहरी रुचि थी। उनका चयन भी हो गया था सीके नायडू ट्रॉफी के लिए, लेकिन पैसों की तंगी और परिवार वालों की बेरुखी के चलते उनका क्रिकेटर बनने का जो सपना था वो अधूरा रह गया था। तो लेकिन आज वो लंबी बीमारी से जूझने के बाद आज इस दुनिया को अलविदा कह गए और उसके बाद सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये कि विलफुल डिफॉल्टर्स की खबर मैंने आप सबको कल बताई थी कि किस तरह आरबीआई ने एक आरटीआई में बताया था कि देश के जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनका 68,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो राइट ऑफ कर दिया गया। उसके बाद लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधे हुए है। तो आज इस मुद्दे पर कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने आ गई है और राहुल गांधी के बाद वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछे थे। निर्मला सीतारमण ने जवाब भी दिए, वो खुद सरकार के बचाव में उतरी थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने फिर से उनसे 4 सवाल और पूछ डाले और कांग्रेस ने पूछा कि मोदी सरकार ने 2014-15 और 19-20 के बीच डिफॉल्टरों का 6,66,000 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज क्यों राइट ऑफ किया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, क्या 95 डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का जो आरटीआई का जवाब दिया है आरबीआई ने, क्या वो सही जवाब है। तीसरा सवाल जो पूछा कांग्रेस ने वो ये कि मोदी सरकार देश का पैसा लेकर जो भाग गए घोटालेबाज, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, जतिन मेहता हो, विजय माल्या हो, उनका पैसा या उनका कर्ज जो है वो राइट ऑफ क्यों कर रही है, इसका भी मोदी सरकार जवाब दे, ये भी कांग्रेस ने पूछा। और साथ ही जो चौथा सवाल कांग्रेस ने पूछा वो ये कि 6,66,000 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज राइट ऑफ करने की अनुमति सरकार में से किसने दी और क्यों दी। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वो वित्तीय प्रणाली को साफ करने में नाकाम रहे थे, यानी वो यूपीए के काल का जिक्र कर रही थी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो सत्ता में रहते हुए
और ना ही विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार और क्रोनिज्म को रोकने की कोई प्रतिबद्धता या इच्छा कांग्रेस ने जताई। तो ये एक बड़ा आरोप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया। लेकिन इस पूरे दोनों के बीच में तनातनी की शुरुआत जो है ये मंगलवार से शुरू हुई। मंगलवार को एक आरटीआई में आरबीआई ने यह खुलासा किया कि देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साकेत गोखले की आरटीआई के जवाब में एक सूची उपलब्ध कराई। उसमें 50 ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिनका कर्ज राइट ऑफ कर दिया गया। जिसके बाद कांग्रेस ने कल ये पूछा था कि एक तरफ सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है यानी डीए है, एक तरफ सरकार उसको रोकने का फैसला करती है और दूसरी तरफ जो डिफॉल्टर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं या वो लोग जो पैसा लेकर भाग गए इस देश से भगोड़े, उनका कर्ज जो है वो राइट ऑफ क्यों किया सरकार ने। आपको पता होगा कि राज्य सरकारों के सामने लगातार एक बड़ी कहें कि आर्थिक चुनौती या आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है। राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांग रही है, लगातार कह रही है कि हमारे पास वित्तीय संसाधन खत्म हो चुके हैं, हम कोरोना से कैसे लड़ें, इसके लिए केंद्र सरकार उनकी वित्तीय मदद करे। लेकिन सच ये है कि केंद्र सरकार के पास भी केंद्र सरकार के सामने भी बहुत ज्यादा आर्थिक संकट है और दूसरा पैसों की कमी भी केंद्र सरकार के सामने भी है, यानी वित्तीय संसाधनों की कमी भी केंद्र सरकार के सामने मौजूद है। तो ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि जब देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है, एक बड़े संकट से जूझ रहा है, जब देश के सामने आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है लगातार, आईएमएफ जैसे बड़े संस्थान खुद कह चुके हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत गहरी मंदी में जाने वाली है, ऐसे में मोदी सरकार ने क्यों विलफुल डिफॉल्टर्स का जो कर्ज है उसको क्यों राइट ऑफ कर दिया। तो ये बड़ा सवाल, इसको लेकर लगातार चलता आ रहा है तनातनी। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया था कि आप ऐसे लोगों के नाम, ऐसे लोगों की सूची सार्वजनिक करें जिनका सरकार ने कर्ज माफ कर दिया हो। तब सरकार ने उनका जवाब देने की बजाय कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी की वेबसाइट पर ये सब मौजूद हैं। लेकिन कल जब आरटीआई में खुलासा हुआ तो एक बार फिर ये मुद्दा इसने एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है और कांग्रेस अब खुलकर मोदी सरकार के विरोध में आ गई है। अगली खबर जो है वो बेहद चिंताजनक खबर है। हमने देखा कि किस तरह दिल्ली में मार्च में एक आयोजन होता है तबलीगी जमात के कार्यक्रम का और उसके बाद देश में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़े। जाकिर लिख रहे हैं गुजरात का क्या अपडेट है जाकिर, इसके बाद मैं इंडिया अपडेट जब दूंगी तो गुजरात का अपडेट भी मैं आपको बताऊंगी। बाबूराम जी पूछ रहे हैं जोधपुर का अपडेट, तो बाबूराम जी राजस्थान का ओवरऑल जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि शहर वाइज मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं कोई राज्य मुझसे ना छूटे और मैं हर राज्य का जो अपडेट है वो आप तक दूं। तो राजस्थान और गुजरात का अपडेट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बस एक छोटी सी खबर है, इसके बाद ही हम आपको अपडेट देंगे। तो खबर ये है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद देश में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उसके बाद लगातार हमने देखा कि मीडिया का एक बड़ा तबका या लगातार एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि यही वो लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि 101 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और इस पर चिंता भी जताई कि किस तरह जो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत में उनके साथ किस तरह भेदभाव किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। इस तरह की खबरें मैंने आपको खुद बताई थी, लेकिन अब इससे जुड़ी एक चिंताजनक खबर जो है वो सामने आई है और वो ये कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसे USCIRF भी कहते हैं, उसने साल 2020 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में भारत के लिए जो कहा गया है वो बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। तो यानी कि भारत ही नहीं, अब दूसरे देश, अब दूसरी संस्थाएं भी लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारत में एक खास समुदाय और भारत में अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके खिलाफ उत्पीड़न, उसके खिलाफ हमला जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। इस
इस संस्था ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब यूएससीआईआरएफ ने भारत को कुछ खास चिंताओं वाले देशों की श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष नैंडिन माइजा ने कहा है कि भारत के नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी से लाखों भारतीय मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने, उनको डिपोर्ट किए जाने और उनके स्टेटलेस होने का खतरा बढ़ गया है। यूएससीआईआरएफ ने भारत समेत 14 देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने का आरोप लगाया। हालांकि उसके बाद भारत का भी इस पर जवाब आ गया है और भारतीय सरकार ने, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इन सारे दावों को खारिज कर दिया। और भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के खिलाफ यूएससीआईआरएफ पहले भी इस तरह के पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से भरे बयान दे चुका है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। इस बार उनकी जो गलत बयानी है वो नए स्तर पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं भारत ने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अपने आप में एक चिंताजनक खबर है कि भारत के अंदर से ही नहीं बल्कि एक वैश्विक स्तर पर बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी संस्थाएं ये कह रही हैं कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम जो है उसकी हालत क्या है, उसकी हालत को बयां किया गया है कि किस तरह एक अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है भारत में। बता दें कि भारत के अलावा बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम को कंट्रीज विद पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत चिंताजनक चीज है। ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसकी जानकारी मैं आपको देती हूं। रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि देश भर में अभियानों के जरिए भारत सरकार द्वारा धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और प्रताड़ना की संस्कृति बनाई जा रही है, बनाई गई है। कमीशन ने कहा है कि 2019 में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद से भारत सरकार ने मजबूत संसदीय बहुमत के चलते राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लंघन है वो किया जा रहा है और खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में जो फरवरी में दिल्ली हिंसा हुई थी उसका भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में 3 दिन तक हिंसा भड़की रही। इसमें भीड़ ने मुसलमानों पर हमला किया। रिपोर्ट्स थी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली दिल्ली पुलिस हमले को रोकने में नाकाम रही और साथ ही ये भी खबरें हैं कि खुद दिल्ली पुलिस भी इस हिंसा में शामिल रही। तो ये यूएससीआईआरएफ की जो रिपोर्ट है इसमें ये बात कही गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट की असफलता के बाद सन 1998 में यूएससीआईआरएफ का गठन किया था। ये एक सरकारी संस्था है जो विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता और उस पर अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर रखती है। भारत शुरू से ही यूएससीआईआरएफ की जो मान्यता है, जो उनके विचार हैं, उनको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है, उसके दावे को लगातार खारिज करता आया है। साल 2019 में भी इसी संस्था ने भारत सरकार की नीतियों पर अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। और आपको बता दें कि 2004 में गुजरात दंगों के बाद यूएससीआईआरएफ ने भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला था। 2004 के बाद अब इतने सालों के बाद 2020 में एक बार फिर भारत को उस लिस्ट में डालने की बात की जा रही है, जो लिस्ट है जिसका नाम है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। उस लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई है। इस संस्था ने अमेरिकी सरकार को ये सलाह दी है। और चूंकि अब लोगों ने मुझसे पूछा था कि गुजरात का अपडेट क्या है, राजस्थान का अपडेट क्या है, तो ओवरऑल इंडिया का अपडेट क्या है वो मैं आपको बताती हूं। देश में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में भारत में 1813 नए मामले दर्ज किए गए और 71 लोगों की मौत हो गई कोरोना के चलते। देश में कुल पॉजिटिव संख्या बढ़कर 31,000 को पार कर गई है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 31
22,787 हो गई है। इनमें से 22,982 मामले सक्रिय हैं, जबकि 7,796 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 1,008 लोगों की मौत हो चुकी है। ये चिंताजनक खबर है कि भारत में मरने वालों की तादाद जो है वो 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अगर देखे जाएं तो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में 9,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। महाराष्ट्र में अब तक 9,318 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई कोरोना का देश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबसे मुख्य केंद्र बना हुआ है कोरोना वायरस का, और मुंबई से अब तक 6,169 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के चलते 244 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के चलते 400 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र में एक राहत की खबर यह है कि 1388 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ भी हुए हैं। और जो पूछा गया गुजरात का अपडेट, तो जाकिर ने हमसे गुजरात का अपडेट पूछा था। गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है जाकिर। एक वक्त में गुजरात 10वें या 9वें नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर है। और गुजरात में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो 3,744 हो गए हैं। ये गुजरात का अपडेट है। और आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र के आंकड़ों को अगर हम मिला दें तो देश के कुल आंकड़ों का 60% इन्हीं दो राज्यों से आते हैं, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के जो आंकड़े हैं ये देश के कुल आंकड़ों के 60% मामले हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली में कल रात तक का आंकड़ा है जो ये कहता है कि दिल्ली में 3,314 हो गई है कुल संख्या। 1,078 लोग ठीक हो चुके हैं, 53 आईसीयू में है और 12 लोग वेंटिलेटर पर हैं। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में जो कुल संख्या है वो 2,519 हो गई है, यानी 2,500 के आंकड़े को पार कर चुका है मध्य प्रदेश। 2,519 कोरोना संक्रमण के अब तक वहां से मामले सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में 120 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मौत के मामले में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात है और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है राजस्थान, जो बाबूराम बेनीवाल जी ने पूछा था। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक कोरोना के 29 नए मामले दर्ज किए गए और राजस्थान में कुल संख्या 2,393 हो गई है। राजस्थान में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है और 781 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपील है कि इस लाइव को आप जितना ज्यादा शेयर कर सके जरूर शेयर करें। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2,000 का आंकड़ा पार हो चुका था कल ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 2,115 हो गई है। 36 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 2,058 मामले अब तक सामने आए हैं। हरियाणा में 308 मामले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आज 33 नए मामले सामने आए और पश्चिम बंगाल में 550 मामले हो चुके हैं। झारखंड में 106 मामले हो गए हैं और ओडिशा में 122 मामले हो गए हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 12 नए मामले दर्ज किए गए और ये सभी मामले बक्सर जिले से सामने आए हैं और बिहार में जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 378 पर पहुंच गई है। अब लॉकडाउन से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दे देती हूं। लॉकडाउन को लेकर तमाम संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर एक चीज सामने आ रही है कि लॉकडाउन का कुछ फायदा भी हुआ है, क्योंकि उन इलाकों में फायदा हुआ है जहां पर कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह उसमें चली गई थी, यानी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था, बहुत ज्यादा फैल गया था। उन जगहों पर अब थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि देश में हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो 177 से घटकर 129 पर पहुंच गई है, यानी जो रेड जोन है उनकी संख्या अब घट गई है और साथ ही ऑरेंज जोन जो है वो 207 से बढ़कर 250 हो गए हैं। वहीं लॉकडाउन को लेकर तमाम लगातार सरकार की तरफ से मंथन किया जा रहा है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ाया जाए या नहीं, लेकिन उससे पहले पंजाब सरकार ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है और पंजाब में 2 हफ्तों के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। यानी कि पंजाब में 3 मई तक पहले ही कर्फ्यू लगा हुआ था और अब पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि 2 हफ्तों के लिए वहां पर
कर्फ्यू को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। और जो कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, आज उनके लिए गृह मंत्रालय ने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी है और ये कह दिया है कि वो लोग अब एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे और इसके लिए राज्य सरकारें उनके लिए साधन का इंतजाम करेगी, यानी बसेस का इंतजाम करेगी और उनकी टेस्टिंग होगी, वो लोग जा सकेंगे, अपने गृह राज्य वापस लौट सकेंगे। और सबसे आखिर में जो वर्ल्ड अपडेट है, रोज की तरह जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पूरी दुनिया में कोरोना के चलते कितना तेजी से संक्रमण फैल रहा है। तो पूरी दुनिया में अब तक 2,16,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। 31 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब तक जो कुल संक्रमण के मामले हैं पूरी दुनिया में वो 31,14,656 हो गए हैं। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले 1 मिलियन को क्रॉस कर गए हैं, यानी कि 10 लाख को क्रॉस कर गए हैं। 10 लाख के आंकड़े को अमेरिका पार कर चुका है और अमेरिका में मरने वालों की जो संख्या है वो 59,000 के करीब पहुंच गई है। तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका पहला देश ऐसा बन गया है जहां पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का जो आंकड़ा है वो पार किया जा रहा है। लॉकडाउन का बताएं, लॉकडाउन के बारे में मैं ऑलरेडी बताती आई हूं और लॉकडाउन को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। लॉकडाउन को लेकर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन जो ग्रीन जोन है या जो ऑरेंज जोन है वहां पर छूट दी जाएगी। तो लॉकडाउन को लेकर अभी तक जो एक स्थिति बनती हुई दिख रही है उसे साफ हो रहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा 3 मई के बाद भी। तो अमेरिका के बाद स्पेन का नंबर आता है और स्पेन में 2,32,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इटली में भी 2 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। फ्रांस में 1,59,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और फ्रांस में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फ्रांस में कल वोटिंग हुई थी वहां की संसद में लॉकडाउन को लेकर और उसके बाद ये बात सामने आई है कि फ्रांस में अब 11 मई तक लॉकडाउन को आगे, माफ कीजिएगा, 11 मई से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। यानी अभी वहां लॉकडाउन लगा हुआ है और अब 11 मई के बाद फ्रांस में धीरे धीरे छूट दी जाएगी, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करना अनिवार्य होगा। ब्रिटेन में 1,62,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जर्मनी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,57,000 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 6,000 को पार कर गया है। ब्राजील के बारे में बात करते हैं। लैटिन अमेरिका में इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है वो है ब्राजील और ब्राजील में कुल मौतें हैं वो 5,000 को पार कर गई हैं। यानी चीन में जो कुल मौतें हैं 4,600 समथिंग मौतें वहां हुई हैं, उनसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हो गई हैं और ब्राजील में अब तक 72,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ब्राजील में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राजील में लैटिन अमेरिका का सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति है वो ब्राजील में बनी हुई है। संक्रमित मामलों की अगर बात करें तो ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे प्रभावित इलाका है। रूस में भी अब हालात बहुत बिगड़ रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि रूस में सुरक्षा किट और उपकरण उतनी तादाद में मौजूद नहीं है जितनी तादाद में नंबर बढ़ रहा है। यानी कि अगर वहां स्थिति बिगड़ती है तो फिर हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। रूस में संक्रमण के 93,000 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 867 लोगों की मौत हुई है। रूस ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब रूस में 11 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में संक्रमण के 14,788 मामले सामने आ चुके हैं और मरने वालों की जो संख्या है वो 300 को पार कर गई है। और सबसे आखिर में जापान में भी धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। उसके बाद जापान में फिलहाल इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन अब जापान सरकार इस पर विचार कर रही है कि आपातकाल को और आगे बढ़ाया जाए। तो ये इसलिए जरूरी है लॉकडाउन और दुनिया का अपडेट मैं आपको इसलिए देती हूं कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन को लेकर चर्चा चल रही है। बहुत सारे देशों में लॉकडाउन को लेकर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे अमेरिका के कई राज्यों में सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन
लॉकडाउन को लेकर बहस चल रही है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने एक आर्थिक संकट मंडरा रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। तो धीरे धीरे करके कैसे सभी देश जो हैं वो स्थिति सुधरने के बाद ही लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। और लॉकडाउन में छूट देने का मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन खोल दिया गया है, मतलब ये कि कुछ खास इलाकों में, कुछ खास हिस्सों में छूट दी गई है। सभी जगह आप देखेंगे कि लॉकडाउन में छूट दी भी गई है, तो भी लोगों से कहा गया है कि जितना हो सके घर में रहें और जितना हो सके मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न्यूजीलैंड में कल रात से ही लॉकडाउन में छूट दे दी गई है, वहां पर स्कूल खुल गए हैं। तो बहुत सारे राज्य जो हैं वो लॉकडाउन को लेकर लगातार मंत्रणा कर रहे हैं, जैसे कि भारत में हो रही है। और भारत में लॉकडाउन को लेकर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो ये कि भारत में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है और कुछ राज्य पहले ही इसकी तरफ कदम उठा चुके हैं, चाहे वो तेलंगाना हो। तेलंगाना ने 7 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि 30 जून तक सभी सीमाएं बंद रहेंगी, सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगी रहेगी। तो लगातार पंजाब ने भी आज कह दिया कि 2 हफ्तों के लिए कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। तो लगातार राज्य भी लॉकडाउन को लेकर अपनी अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं। हालांकि सबसे आखिर में ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। तो सरकार की तरफ से जब घोषणा होगी, जब गाइडलाइंस जारी की जाएंगी लॉकडाउन को लेकर, तो मैं आपको लॉकडाउन पर अपडेट दूंगी। और ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। प्लीज इस लाइव को, अगर आपको लगे कि मैंने कोरोना वायरस से जुड़ी या दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं उनका अपडेट अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैंने कोरोना वायरस से जुड़ी आपको ताजा जानकारी दी है या मैं ताजा जानकारी देती रहती हूं, तो प्लीज इस लाइव को जरूर शेयर करें। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एक वीडियो आप लोगों को बनाकर भेजना है, 1 मिनट का वीडियो, जिसमें आपको ये बताना है कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं लॉकडाउन में। और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है एशियावेल हिंदी का 9003074655। ये एशियावेल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है 9003074655। इस नंबर पर आपको एक वीडियो भेजना है 1 मिनट का बनाकर, और उस वीडियो में आपको बताना है कि आप लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, क्या कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं, कुछ खाना बनाना सीख रहे हैं, कुछ नई नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं, या किताबें पढ़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, क्या कैसे आप अपना वक्त बिता रहे हैं, ये आपको 1 मिनट के वीडियो में शूट करके हमें भेजना है। तो फिलहाल आज के इस लाइव में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।